तीन मांत्रिक पार्ट 11 बी। भाई साहब, आपका दोस्त मेरा भी दोस्त है। इसके अतिरिक्त इस समय तो हम दरिद्र भी नहीं है। हम चाहे तो प्रतिदिन अवंती नगर के सारे नागरिकों का अतिथि सत्कार कर सकते हैं। आप आज रात को अपने नाविक मित्र और उनके अनुचरों को भी हमारे घर दावत पर बुला लीजिए। चाहे तो उनके ठहरने का भी प्रबंध हम यहीं पर कर देंगे। पिंगल ने बड़े आदर के साथ बड़े भाइयों को समझाया। भैया, क्या तुम सच कहते हो? तुम्हारी बातों से हमें बहुत खुशी हो रही है। दोनों बड़े भाई एक स्वर में पिंगल की प्रशंसा करते हुए बोले। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप दोनों अपने मित्र को हमारे घर बुलवा लाइए। हम उनके वास्ते बढ़िया दावत का इंतज़ाम करेंगे। पिंगल ने कहा। अच्छी बात है, तब तो हम अभी यह समाचार अपने मित्र को दे आते हैं। यूँ कहकर जीवदत्त और लक्षदत्त उसी समय शहर की ओर चल पड़े। वे दोनों शाम तक जुए के घरों और शराब खाने में बिताकर संध्या होते ही नाविक के पास पहुँचे और उसको अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। नाविक अत्यंत आनंदित हुआ और अपने साथ दो बलवान खलासियों को लेकर जीवदत्त और लक्षदत्त के साथ चल पड़ा। पिंगल ने अपने घर पर बड़ी आत्मीयता के साथ नाविक और उसके अनुचरों का स्वागत किया। जब मेहमान अपनी अपनी जगह आराम से बैठ गए, तब पिंगल और उसकी माता ने थैली में से तरह तरह के पकवान और पेय पदार्थ निकालकर उनके सामने परोस दिए। नाविक थैली का रहस्य नहीं जानता था। उसने सोचा कि जीवदत्त और लक्षदत्त ही काफ़ी रकम खर्च करके अपनी ओर से इस प्रकार का सत्कार कर रहे हैं। करीब करीब आधी रात तक सब लोग वार्तालाप करते हुए खुशी के साथ समय बिताते रहे। नाविक ने योजना बनाई कि पिंगल जब नींद में होगा तब अचानक उसे कब्जे में कर ले तथा उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहिए। मगर पिंगल को अतिथि के स्वागत की खुशी में नींद नहीं आई। वह बराबर जागते हुए प्रसन्नतापूर्वक उन्हें कथा कहानियाँ सुनाता जा रहा था। नाविक ने अपने मन में यह निश्चय किया कि इस प्रकार ज़्यादा देर तक समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। उसने जीवदत्त, लक्षदत्त तथा अपने अनुचरों को भी इशारा किया। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सब लोग पिंगल पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने पिंगल के हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। जीवदत्त और लक्षदत्त ने उसके मुंह में कपड़े इस तरह ठूस दिए कि वह चिल्ला न सके। पिंगल पहले भाइयों के इस अचानक हमले से चकित होकर निश्चेष्ट रहा। फिर थोड़े ही क्षण में संभल कर वह अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह अकेला था और उसको बंदी बनाने वाले 5 लोग थे। उस वक्त उसे अपने सेवक भल्लूक केतु का स्मरण हो गया। उसने पिंगल को यह समझाकर एक मंत्र सिखाया था कि यदि कोई भारी विपत्ति में फंसने पर वह उसकी याद करे तो वह पिंगल के सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन उस विपत्ति के समय काफ़ी देर तक दिमाग लड़ाने पर भी पिंगल को वह मंत्र याद न आया। इस कारण वह असहाय होकर अपने भाइयों के षड्यंत्र का शिकार और नाविक के हाथों बंदी बना लिया गया। पिंगल की माँ बगल के कमरे में सो रही थी। वह इस घटना से बिल्कुल अपरिचित थी। पिंगल के हाथ पैर रस्सियों से बांधने के बाद दोनों खलासी उसको अपने कंधे पर डालकर अपने मालिक नाविक के पीछे पीछे घर से बाहर निकले। जीवदत्त और लक्षदत्त भी उनके पीछे समुद्र के किनारे तक गए और नाविक से बोले, महाशय, किसी भी हालत में हमारे छोटे भाई को मत छोड़िएगा। वह विषैले नाग के समान है। हमने पहले ही आपसे इस बात का प्रार्थना की है। हमारा विश्वास है कि आप अपने वचन का पालन करेंगे। विषैले नाग का मुंह तो हमने बंद कर दिया है। अब उसके दाढ़ों को तोड़ने का तरीका भी मैं जानता हूँ। मैं अपनी नाव की डंड को बांधने वाली लोहे की जंजीर से इसको एक बार कसकर बांध दूँ तो समझ लो भगवान भी उसको छुड़ा नहीं सकते, नाविक ने दृढ़तापूर्वक कहा। इसके बाद जीवदत्त और लक्षदत्त नाविक के प्रति बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हुए लौट आए, पर अभी तक सवेरा नहीं हुआ था। इसलिए उन दोनों ने थोड़ी देर तक सोने का स्वांग किया। फिर सवेरा होते ही दोनों बड़ी आतुरता के साथ अपनी माता के पास पहुँचे और उसको जगाकर पूछा, माँ माँ, पिंगल कहाँ है? माँ ने उनकी ओर भोली भाली नज़र दौड़ाकर कहा,
तुम दोनों किस लिए घबराते हो? उसके कमरे में जाकर देखो, शायद वह अभी तक सो रहा होगा। माँ, वह ना कमरे में है और ना कहीं घर में ही, इसलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। आखिर वह आज बड़े सवेरे ही कहाँ चला गया? जीवदत्त ने कहा। यह सुनकर माँ का दिल कांप उठा। वह घबरा कर उठ बैठी। फिर उसने सारे घर में पिंगल की खोज की। उसकी घबराहट को भांप कर जीवदत्त ने बोला, माँ, मुझे शक होता है कि रात को हमारे घर जो नाविक आया था, शायद उसके साथ पिंगल भी समुद्री यात्रा के लिए चला गया हो। यही हुआ होगा। नाविक पिंगल से कल रात को कह रहा था कि किसी टापू में उजड़े हुए दुर्ग है और उनकी नींवों में खजाने घड़े हैं। इस पर पिंगल उसको समझा रहा था कि ऐसे खजानों को ढूंढ निकालने में मैं सिद्धहस्त हूँ। इसलिए शायद उन खजानों के मोह में पड़कर पिंगल भी उसकी मदद करने के लिए चला गया हो। लक्षदत्त ने जीवदत्त का समर्थन किया। उस भोली भाली माँ ने उनकी बातों में विश्वास कर लिया और वह हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करती हुई बोली, हाँ बेटे, पिंगल हमेशा भाग्यशाली ही रहा है। उसकी सच्चाई, दयालुता और पवित्र आत्मा सदा उसकी सभी खतरों से रक्षा करती रही है। इसलिए मेरा बेटा शीघ्र ही सकुशल लौट आएगा। माता का यह व्यवहार उसके दुष्ट पुत्रों को अच्छा न लगा। इस पर वे अपनी माँ पर क्रोधित होकर बोले, माँ, तुम्हारी नज़र में वह बुद्धिमान है और हम दुष्ट हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमेशा उसका पक्षपात करती हो। इसलिए अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। हमारे पिताजी हमारी संपत्ति जहाँ छोड़ गए, उसको खोज ढूंढ कर उठा ले जाएंगे। यूँ कहकर वे दोनों उसी वक्त घर से निकल पड़े। माँ ने उनके घर से निकलते देख रोका और समझाया, तुम्हारे पिता जो कुछ जमीन जायदाद छोड़ गए थे, उसे तुम दोनों ने बर्बाद कर डाला। इस घर में अब जो कुछ संपत्ति है, वह सब पिंगल की मेहनत की गाढ़ी कमाई है। इस पर दोनों का क्रोध और भड़क उठा और वे माँ को गाली गलौजा देकर उसे अपमानित करने लगे और फिर घर का कोना कोना छानकर पिंगल का सारा धन और उसकी जादू वाली थैली ढूंढ निकाली। कहानी और है।